लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र के दूसरे दिन बजट पर परिचर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जन जन का बजट बनाने का प्रयास। ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत का औचक निरीक्षण। रुद्रपुर के रोडवेज बस स्टेशन में गंदगी देखकर की नाराजगी जाहिर। 20,000 रुपए का जुर्माना तो परिसर में संचालित दुकान को बंद करने के निर्देश। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर देहरादून पुलिस सख्त। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने लोगों से की अफवाहों से बचने की अपील। कहा, आरोपी के खिलाफ पुलिस करेगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों की हाईकोर्ट में 27 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई। परिवहन निगम को 3 महीने के अंदर सभी देयकों का भुगतान कराने के निर्देश। भुगतान और उसमें कटौती किए जाने को लेकर थी याचिका। बागेश्वर के तालाब में डूबने से 4 नाबालिग बच्चों की मौत। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे शव, तो एसपी ने की नदी नालों के पास न जाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अल्मोड़ा दौरे के दौरान जागेश्वर धाम और चितई मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि इसी दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड और देशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 22 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच चुके हैं। सच कहूं तो आत्मा के स्तर पर धन्य है कि प्रभु ने ये अवसर दिया है, ये मौका दिया है कि जागेश्वर जी के वहाँ पर दर्शन किए और बिल्कुल अलग स्तर का आनंद आया। और फिर गोलू देवता जी के दर्शन किए। ये तो मैं कहूँगा कि देवभूमि, तप भूमि, सैनिक भूमि और मातृभूमि हम सब की जो है उसी के आशीर्वाद से जो होता है। और दोनों ही स्थान पर समूचे उत्तराखंड भारत के लिए प्रार्थना की। चारधाम चल रही है। 22 लाख से भी ज़्यादा यात्री श्रद्धालु आ चुके हैं। और चारों धाम में, हेमकुंड साहब में जो श्रद्धालु आ रहे हैं पूरे दुनिया से आ रहे हैं। और इस बार तो लगता है कि एक रिकॉर्ड टूटने वाला है। जो पहले एक रिकॉर्ड था 39 लाख का, मेरे सोच से तो ये 50, 60, 70 लाख तक जाने वाला है। धामी सरकार ने मंगलवार को 65,000 करोड़ का बजट सदन में पेश किया था, जिसके बाद उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का बजट आम जनता का उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। ये बजट नहीं, हमारा संकल्प है। सबके साथ संवाद के माध्यम से इसे जन जन का बजट बनाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संकल्प पत्र के अनुसार 3 मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए 55 करोड़ की व्यवस्था की गई। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड दुर्गम हिमालय राज्य होने के नाते रोपवे परियोजनाएं हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी 7 रोपवे परियोजनाएं की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त 35 नई परियोजनाओं को हम पर्वतमाला परियोजना में लेकर आ रहे हैं। नगरीय निकायों के बजट में लगभग 243 करोड़ और त्रिस्तरीय पंचायतों के बजट में लगभग 190 करोड़ की वृद्धि हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष को पूरी तरह से एकजुट बताया। कांग्रेस विधायकों के सवालों ने मंत्रियों को कई बार घेरा और कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा भी किया और सरकार को विफल तक करार कर दिया।
हालात हैं वो मुख्य रूप से समाज कल्याण और परिवहन विभाग से और पेंशन से संबंधित हैं। और जिस तरह का वातावरण कल सदन में देखने को मिला, जिस तरह के हमारे मंत्री जी ने विभिन्न विभागों के सवाल से बचने की कोशिश की, होमवर्क नहीं था और सरकार सवालों से बचना भी चाहती है और सवाल इतने महत्वपूर्ण थे जिसका जवाब देने की स्थिति में माननीय मंत्री नहीं थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और पूरा सदन देख रहा था, पूरा उत्तराखंड के हमारी आवाम देख रही थी किस तरह से सवालों के जवाबों में वह जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। तो मेरा मानना है कि होमवर्क की कमी है। और आज देखते हैं परिवहन विभाग से संबंधित मामले हैं, पेंशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और खाद्य विभाग का भी संभवतः प्रश्न होगा। तो ये सवालों के समाज कल्याण से संबंधित प्रश्न है। इन सवालों का जवाब देने में आज सरकार कितनी असहज होती है इसको भी देखने का आज अवसर है। 310 में हम चारधाम यात्रा में जिस तरह सरकार विफल रही है उसको भी हम आज पुरजोर तरीके से सदन में उठाने जा रहे हैं। ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने अचानक ही रुद्रपुर स्थित रोडवेज बस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि उन्होंने निरीक्षण के दौरान परिसर में गंदगी देखकर सख्त नाराजगी जाहिर की और जिस पर सफाई निरीक्षक द्वारा नियमानुसार 20,000 रुपए का जुर्माना मौके पर ही लगाया गया। जिलाधिकारी ने बस स्टेशन परिसर में संचालित दुकान पर फूड सेफ्टी लाइसेंस न होने और रेट लिस्ट चस्पा न करने पर दुकान बंद कराने के दिशा निर्देश दिए। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रोडवेज का निरीक्षण किया तो पाया कि वहाँ बहुत जगह गंदगी व्याप्त है और पीने की सुविधा अच्छी नहीं है, बैठने की बेंचेस भी प्रॉपर नहीं है और फैन वगैरह भी ढंग से नहीं चल रहे हैं। उसके साथ साथ शौचालय भी बहुत गंदा पाया गया। दुकान में रेट लिस्ट भी लगी नहीं हुई है। इससे होता क्या है कि एक तरफ जो यात्री हैं उनको असुविधा होती है और ऊँचे दामों पर उनको सामान खरीदना पड़ता है। तो इसमें उनका जो यथा चालान भी किया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि आगे से अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें। अपने नालों को क्योंकि बरसात का समय आने वाला है और पिछली बार भी रुद्रपुर में असामयिक जो बारिश हुई थी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसी को देखते हुए जो मेन नाले हैं इनकी सफाई के निर्देश दिए गए हैं। तो चेक करने आए थे कि नालों में कितनी सफाई हुई है और कितना कार्य होना भी शेष है। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर देहरादून पुलिस सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून के एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने अफवाहों से बचने की अपील लोगों से की है और चेतावनी भी दी है कि यदि अगर शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई तो संबंधित के खिलाफ पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी, जिसमें निरोधात्मक कार्रवाई के साथ साथ एनएसए लगाने से पुलिस पीछे नहीं हटेगी। डीआईजी ने लोगों से अफवाह फैलाने वालों की शिकायत आपातकालीन पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 पर करने की अपील भी की है। नागरिकों से अपील करता हूं कि आपसी शांति और सौहार्द बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि पुलिस उसको अटेंड कर सके और जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई कर सके। आप निश्चिंत रहें कि आप यहाँ पर सेफ हैं और अफवाह जो फैला रहे हैं उन पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, चाहे उन पर निरोधात्मक कार्रवाई करी जाए या उन पर एनएसए लगाया जाए। तो आप निश्चित रहे कि आपकी सूचनाओं का हम आदान प्रदान भी करेंगे और आपकी सूचनाओं को अटेंड भी करेंगे। लेकिन आप लोगों से भी ये अपील की जाती है कि आप लोग भी किसी अफवाह में ना आए और ना किसी अफवाह को आप फैलाएं। नैनीताल हाईकोर्ट ने रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों का भुगतान नहीं करने और उसमें कटौती किए जाने को लेकर दायर 27 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई। इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने याचिकाओं को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम को आदेश दिए हैं कि 3 महीने के भीतर समस्त देयकों का भुगतान किया जाए और साथ ही साथ कोर्ट ने उनसे कटौती किए गए पैसों का ब्याज सहित भुगतान करने को भी कहा है और याचिकाकर्ताओं को 5,000 वाद खर्चा देने के भी निर्देश दिए हैं।
पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर हरिद्वार में खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से पंप मालिकों के साथ बैठक आयोजित की गई और इसी दौरान जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप मालिकों को अपने पेट्रोल पंप के बाहर होल्डिंग लगाकर लोगों को पैनिक ना होने के संदेश देने की अपील की और साथ ही साथ बैठक में जल्द से जल्द स्थिति को बहाल कराने को लेकर चर्चा हुई। उधर पेट्रोल पंप मालिकों ने भी लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में जरूरत से ज्यादा ईंधन ना भराएं और ना ही रिस्टोर करें, जिससे कि सभी को आराम से फ्यूल मिल सके। जनपद में किसी ने र्यूमर फैला दी थी, अफवाह फैला दी थी कि डीजल पेट्रोल की जो है पंप जो है हड़ताल पर रहेंगे, तो उसके कारण कल जो है कुछ पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई थी और जो है लोग जो है जमाखोरी की स्थिति हो गई थी। तो अब हमने 2-3 स्ट्रेटजी पे काम किया है। एक तो पेट्रोल पंपों पर अधिक से अधिक डीजल और पेट्रोल भिजवाया जा रहा है, साथ में जो है पेट्रोल पंप अधिक से अधिक समय पर खुलवाए जा रहे हैं। ये डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, पूरे शहर में डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है, परंतु जैसे पिछले टाइम में नमक नहीं है, नमक के लिए जमाखोरी शुरू कर दी थी, इसीलिए ये क्राइसिस महसूस हुआ है। लोगों में एक अफरा तफरी हो गई कि शायद ये 2-4 दिन 5 दिन के लिए बंद हो जाएंगे। काशीपुर में हुई बैंक लूट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते बाजपुर में भी पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार बैंकों का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं बैंक प्रबंधन से सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इधर व्यवस्थाएं पूरी नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों काशीपुर के एक बैंक में दबंगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। सीईओ वंदना शर्मा ने बताया कि पूर्व में बैंकों का निरीक्षण किया गया था और नोटिस भी दिए गए थे, जिसके बाद पुनः निरीक्षण किया गया है। सुरक्षा के सभी मानकों पर हमने बैंकों की चेकिंग कराई है। पिछले हफ्ते भी चेकिंग कराई थी। दोबारा इसमें थाना स्तर पर हमने टीम गठित करके सभी बैंकों को चेक कराया है। जो पूर्व में निर्देश उन्हें दिए गए थे या नोटिस तामील कराए गए थे, तो उनके अनुपालन में आज उन्होंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वो हमने इसमें चेक किया है। और अभी फ़िलहाल सभी सुविधाएं, सभी जो भी तैयारियां बैंक की हैं वो ठीक मिली हैं। फ़िलहाल 1-2 जगह पे कुछ कमियां हैं, उस पर भी हमने बैंकों को और नोटिस दिया है, चालान भी किया है और इसी तरह से लगातार इनको बीच बीच में चेक किया जाएगा ताकि कोई घटना होती है तो इसमें बैंक की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। हाँ, ये जो बैंकों के साथ संबंधित बैंकों के ATMs भी हैं, ATMs में भी सुरक्षा गार्ड और CCTV कैमरा ठीक से काम करने के निर्देश इनको दिए। रामनगर और आसपास के इलाकों में हो रहे लगातार अवैध खनन की शिकायत को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन द्वारा की गई छापामार कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मामले में खनन विभाग के उप निदेशक राज्यपाल लेघा और SDM गौरव चटवाल की मौजूदगी में टीम द्वारा स्टोन क्रैशर पर छापामार कार्रवाई की गई। रामनगर में स्टोन क्रैशर और अवैध भंडारण स्थलों का औचक निरीक्षण राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिसमें भी अनियमितताएं पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी और जब तक जुर्माना जमा नहीं होगा तब तक उनका ई-पोर्टल भी बंद किया जाएगा। अभी तो ऐसा कोई अवैध खनन की कुछ शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है, नदियाँ भी बंद हो चुकी है। की ओर हल्द्वानी में रेलवे की 29 हेक्टेयर भूमि पर लंबे समय से रह रहे 4000 से अधिक परिवारों के सामने घर उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। लंबे समय से बस्ती बचाओ संघर्ष समिति बनभूलपुरा के बैनर तले महिलाओं, बुजुर्गों के साथ बच्चों ने अपने घरों, स्कूलों, हॉस्पिटल्स को बचाने की मुहिम छेड़ी हुई है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों ने नैनीताल लोकसभा के सांसद अजय भट्ट की गुमशुदगी के पोस्टर दीवारों पर चिपकाए। उनका कहना है कि लोग घर उजड़ने से खौफ और तनाव की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने एक बार फिर उनके पक्ष में बात तक नहीं की। कि रेलवे अगर हमारे घर तोड़ लिए, पहले इसका पुनर्वास करें, उसके बाद फिर कोई बात करे, पानी है, बिल है, जो भी है, इसका पुनर्वास करके हमारा घर बचाए और
4,500 घर है हमारी बस्ती के, हिंदू मुस्लिम सभी रहे, मंदिर मस्जिद जो भी है उसको नहीं तोड़े, और स्कूल है जो भी है, मतलब हम ही चाहते हैं, और सांसद लापता है, हम चाहते हैं वो हमारे सामने आए, हमारी बात रखें। रेलवे से 4 ITI लगाकर हमने मांगा था कि आपके जो रेलवे स्टेशन से लेकर और ये इंदिरा नगर कॉलोनी तक आपकी कितनी ज़मीन है, आप इसमें क्या बनाना चाहते हैं और आप इसमें क्या करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद हमने जब ITI दिल्ली में भेजी और हमने आयोग से कहा कि साफ हल्द्वानी के अंदर 4,365 लोगों जो रेलवे डाल रही है, दरअसल में वो रेलवे की संपत्ति नहीं है, और रेलवे से हमने मांगा तो रेलवे ने भी नहीं दिया, न जिलाधिकारी ने दिया है और ना ही नगर निगम ने दिया है। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि 4,365 लोगों को उजाड़ा जा रहा है कि उसके बारे में आप जवाब दीजिए। तो हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में PWD द्वारा सड़क बनाए जाने को लेकर पार्षद राधा आर्य और नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने अधिशासी अभियंता का घेराव किया। आपको बताते चले कि इसी दौरान पार्षद राधा आर्य और नेता प्रतिपक्ष रवि ने कहा कि PWD द्वारा सड़क को ठीक तरीके से नहीं खोदा जा रहा है, जिससे सड़क कमजोर बनेगी और दोबारा टूट जाएगी। तो वहीं बनी हुई सड़क पर दोबारा से लेयर चढ़ाने से भी सड़क के टूटने का खतरा बना हुआ है। नहीं, कुछ ऐसा विवाद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 326/2021 में ये स्वीकृत हुई है। टेंडर इसमें प्रोसेस हो चुका है और शीघ्र ही इन गलियों को बना दिया जाएगा। तो सर उनका कहना है कि जो गली ठीक है उसको न बना के दूसरी गली को बनाया जा रहा था। हाँ ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे और उनके एडजेसेंट जो गलियाँ हैं उनकी स्थिति को देखते हुए उसी पर कार्रवाई कर ली जाएगी। PWD जब कहीं भी काम करता है तो वहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद का प्रधान का नाम लिखता है। इनकी मनमर्जी आ रही है, जो पसंद आ रहा है उसका लिख दे रहे हैं, जो पसंद नहीं आ रहा है उसका नाम नहीं लिख रहे हैं। आज हमने इनको पूरी चेतावनी दी है, अगर इस हिसाब से आपकी मनमर्जी के हिसाब से काम हुआ तो पत्थर लगने से पहले इनके ऑफिस में लगवा दिया जाएगा वो पत्थर, अगर जहाँ पर पार्षद का नाम या ग्राम प्रधान का नाम नहीं आया। कहना ये था 2 सड़कें पास हुई है ना हमारी, सेकंड और थर्ड, तो थर्ड गली के लोगों का कहना है कि अगर वो सड़क बहुत मतलब उसमें बहुत गड्ढे हैं, उन लोग का ये कहना है कि अगर ये खुद जाती, खुद के दोबारा से अच्छे से, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तीसरी गली अच्छे से बन जाती, बस हम यही कहने आए थे। तो क्या कह रहे हैं सर कह रहे हैं कि ये सब महापौर जी के हाथ में है, आप बात कर लीजिए, और पूरा खोद के तो हमें परमिशन मिली नहीं है, खाली 3 सेंटीमीटर तक का डलेगी रोड। गदरपुर के कोपा ग्राम सभा के ग्रामीणों ने आंधी तूफान से हुए नुकसान में अपात्र लोगों को चेक दिए जाने को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इसी मौके पर ग्राम प्रधान मनोज देवराड़ी ने बताया कि कोपा के ग्रामीणों को राहत राशि नहीं मिली है और गदरपुर के एक जनप्रतिनिधि के दबाव में तहसील प्रशासन ने अपात्र लोगों को चेक का वितरण कर दिया है, जो कि पूरी तरह गलत है और पात्र लोग अभी आपदा राहत राशि के चेक मिलने से वंचित रह गए हैं। ये आज हम ग्रामीण सारे आक्रोशित होकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आपदा के अंतर्गत कुछ परिवारों को बहुत नुकसान हुआ था, जिसकी सर्वे लेखपाल महोदय को हमारे द्वारा लगभग 10 बार कॉल करने पर बुलाया गया, जबकि 5वें दिन वो ग्राम सभा के अंदर चोरों की तरह घुसे थे और मेरे द्वारा उनको, और वो लेखपाल मुकेश कुमार जी हैं, और उनको हमने फ़ोन करा कि आप हमारी ग्राम सभा में आइए, तो चौथे दिन चोरों की तरह वो ग्राम सभा में घुसे और हमारे द्वारा उनको बोला गया, हमारे द्वारा उनसे बोला गया कि आपने हमको अवगत क्यों नहीं कराया, तो वो ये बोलते हैं कि एसडीएम साहब से बात कीजिए, मैं अपने हिसाब से सर्वे करूंगा। जबकि मैंने उनको ये बोला कि ग्राम सभा का प्रथम नागरिक मैं हूं और मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा कौन परिवार पीड़ित है, आप उनको चेक करो और आपकी नज़र में अगर वो अपात्र होता है तो आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में मुझे ये बोला कि मैं अपने हिसाब से सर्वे करूंगा और मुझे कोई तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। काशीपुर में सीपीयू कर्मी की कार्यकुशलता से खुश होकर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और एएसपी ने उनका शॉल और बुके देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि सीपीयू के सिपाही की जाबाजी से एक मासूम की जान बची थी। सिपाही ने चौराहे पर भारी यातायात के बीच गिरी बच्ची को तेजी से लपक कर उठा लिया था। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर सिपाही की खूब प्रशंसा की गई।
लक्सर के पथरी जंगल में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह शाह मोहम्मद शाह का 853वां उर्स का आगाज हो गया, जिसमें जैरीनों का तांता लगा हुआ है और बाबा की दरगाह पर गुड़ की भेली, फूल, चादर पेश कर अपने लिए मन्नतें मांग रहे हैं। और वहीं मेले में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी बनाई गई और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। काठापीर मेला का शुभारंभ आज से हो चुका है। इसमें हमारी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पर किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और श्रद्धालुओं से, स्थानीय लोगों से उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से मेले में आए, शांतिपूर्वक तरीके से मेला संपन्न हो और बहुत बेहतरीन तरीके से इस आयोजन को लोग इसका एंजॉय करें। वहाँ पर मनोरंजन के भी सारे संसाधन वहाँ पर लगे हुए हैं और श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसके लिए सीसीटीवी आदि की व्यवस्थाएं भी वहाँ पे की गई हैं और पुलिस की पूरी तैनाती की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि मेला बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होगा। बागेश्वर जिले में तालाब में डूबने से 4 नाबालिग बच्ची को मौत हो जाने से इलाके में मामला छा गया, जिसकी सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर चारों बच्चों के शवों को निकाल लिया। घटना कपकोट इलाके के गोगीना ग्राम की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को शव सौंप दिए हैं। साथ ही साथ प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दिलाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया है। वहीं एएसपी अमित श्रीवास्तव ने बच्चों से नदी नालों में नहीं जाने की अपील भी की है। ये थाना कपकोट इलाके का एक दूरस्थ इलाका है गोगीना। वहाँ के पास एक गधेरे में 4 बच्चों के डूबने की सूचना हमें मिली थी। इस क्रम में हमने तत्काल अपनी एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम और तहसील प्रशासन की टीम हमने लगातार इसमें भेजी थी और गांव वालों की मदद से हमने इसमें 3 शव तो पहले ही इसमें निकल आए थे और एक चौथे शव को भी हमने इसमें बरामद कर लिया। काफ़ी दुखद और संवेदनापूर्ण घटना है और गाँव वालों से और की सभी नदी किनारे रहने वालों से हम लोग पहले भी लगातार अपील करते आ रहे हैं। जो दूर दूर के इलाके हैं वहाँ पर फिर भी कुछ लोग जो है जिज्ञासावश या अनजान होकर के ऐसी जगह पे चले जाते हैं और ऐसी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। तो मेरी सभी लोगों से ये एक गुजारिश है कि इसमें अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जरूर इसमें अवेयर करें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।